दुनिया में हर 4 साल पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन होता है और भारत में हर 5 साल पर लोकसभा चुनाव। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1975 से अब तक वर्ल्ड कप के 13 मुकाबले हुए हैं, जिनमें 6 बार खिताब जीतकर सबसे सक्सेसफुल टीम ऑस्ट्रेलिया बनी है। ऑस्ट्रेलिया टीम की एक और खासियत है बड़े मुकाबलों से पहले साइकोलॉजिकल गेम की, फिर चाहे वो मैदान में स्लेजिंग के जरिए हो या मैदान के बाहर मीडिया मैनेजमेंट या फिर अखबारों के हेडलाइन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम कोशिश करेंगे कि 2024 चुनाव के पीछे के साइकोलॉजिकल गेम को डिकोड करने की, जिससे आम चुनाव का पूरा नैरेटिव ही बदल गया है। बात 2024 चुनाव के पीछे के माइंड गेम की करेंगे, जिसके सहारे बीजेपी तीसरी बार अपने टारगेट की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, टारगेट की तरफ। जिक्र उन पहलुओं का करेंगे जिसकी वजह से एक वक्त तेजी से उभरने वाली क्षेत्रीय दलों की सियासी पकड़ अब हिंदुस्तान की राजनीति पर कमजोर पड़ती जा रही है। चर्चा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की भी करेंगे, जिनसे निकले देश के अधिकतर क्षेत्रीय दल आज कैसे कांग्रेस के लिए ही चुनौती बन गए हैं, और बात उन फैक्टर्स की जिसके कारण क्षेत्रीय दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट नहीं हो पा रहे। 2024 चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, लेकिन इस बार का चुनाव केवल सत्ता पाने या गंवाने का नहीं है। क्रिकेट की ही तरह 2024 चुनाव के केंद्र में भी स्कोर कार्ड है। बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ जहां खुद के लिए 400 पार का टारगेट सेट किया है, वहीं कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने से रोकने के बजाय बीजेपी को 400 के टारगेट तक ना पहुंचने देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साइकोलॉजिकल गेम का जिक्र किया था। ठीक उसी तरह 2024 चुनाव में अपने टारगेट को पाने के लिए बीजेपी माइंड गेम या कहें कि साइकोलॉजिकल गेम भी खेल रही है। 2 बार सत्ता में रहने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी की हवा निकालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 400 का नारा दिया। ना तो कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ना विकास के लिए कोई बाधा का मुद्दा है, और 2024 की पूरी लड़ाई इस नंबर के इर्द गिर्द घूमने लगी है। अब आपको एक एक कर भारत में बीजेपी और बाकी दलों की स्थिति साफ करेंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्य जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो कहाँ खड़े हैं, उनकी चुनौती क्या है, उनकी ताकत क्या है। तो सबसे पहले बात दक्षिण भारत की, क्योंकि आजकल दक्षिण भारत, उसके असर और मिशन की बहुत बात होती है। यहाँ की 129 सीटों पर 31 पर बीजेपी है और 31 पर कांग्रेस की जीत हुई थी। तमिलनाडु की बात करते हैं तो 39 में से 20 लोकसभा सीट डीएमके के पास, 9 कांग्रेस। इसका मतलब यहां ना तो कांग्रेस बहुत मजबूत है और ना ही क्षेत्रीय दल। तेलंगाना की 17 में से 9 सीटों पर टीआरएस के पास है, तो कांग्रेस के पास 3 है। केरल में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी ठीक है, जहां की 20 में से 16 सीटों पर कांग्रेस की जीत मिली थी, राहुल गांधी फैक्टर। वहीं आंध्रा में जहां जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने 25 में से 22 सीटें जीती, तो वहीं कर्नाटक की 28 में से 26 सीटें बीजेपी के पास हैं। वहीं विधानसभा की बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस और आंध्रा में वाईएसआर को छोड़कर कहीं भी कोई क्षेत्रीय दल या कांग्रेस इतनी मजबूती से नहीं है कि अकेले सरकार बना ले। अब आइए उत्तर, लेकिन उत्तर में आने से पहले आपको दक्षिण के बारे में बताते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों अचीव किया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ चुनाव के दौरान ही नहीं साउथ को अपना मिशन बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण को लंबे समय से मिशन बनाया हुआ है। चाहे फिर केरला की बात करें, आरएसएस लंबे समय से काम कर रही है। कर्नाटक तो द्वार मानते हैं, कर्नाटक का आंकड़े हमने आपको बताए। मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने विकास के कामों के दम पर, योजनाओं के दम पर और लगातार दौरों के दम पर एक बात तय कर ली है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉरिडोर की टीम पिछले 20 दिनों से साउथ के दौरे पर गई और यह बात तय है कि घर घर में नरेंद्र मोदी का जिक्र होने लगा है। यह बात अलग है कि कई राज्यों में यह बड़ा सवाल है कि क्या वो वोटर्स में कन्वर्ट होगा, वोटिंग में कन्वर्ट हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन कर्नाटक में
खास तौर पे अर्बन इलाके में भारतीय जनता पार्टी का फेवर है, गांव में कांग्रेस का फेवर है, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा आपको कर्नाटक में जबरदस्त दिखेगा, बावजूद इसके कि सरकार कांग्रेस की हाल ही में बनी है। वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे, अब हम तमिलनाडु का जिक्र करें, आंध्रा में भी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र होता है, लोगों में भाजपा नरेंद्र मोदी की बात होती है, लेकिन टीडीपी के साथ जो रिलेशनशिप है, वापस जो अलायंस है, उसको कहीं ना कहीं कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे वाईएसआर के सामने। वहीं हम तेलंगाना का जिक्र करें तो वहाँ कांग्रेस और बीजेपी भी आगे बढ़ रही है, वहाँ पे संगठन खड़ा किया है। केरला और तमिलनाडु ऐसी जगह हैं जहाँ पर भाजपा की बात तो होती है नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो वोटिंग में कन्वर्ट होगा ये नहीं कहा जा सकता। अब बात उत्तर भारत की, यहाँ की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे राज्यों में बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, तो वहीं बिहार में बीजेपी और जेडीयू को 39 सीट्स मिली। अब वहीं विधानसभा की बात कर लेते हैं तो बीजेपी को छोड़कर कोई भी दल किसी राज्य में अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। वहीं बिहार में जेडीयू भले ही सत्ता में है, लेकिन ना तो आरजेडी और ना जेडीयू अकेले सरकार बनाने का आंकड़ा जुटा पाती है। कमोबेश यही हाल महाराष्ट्र का है, जहां ना तो कांग्रेस ना कोई क्षेत्रीय दल अकेले सरकार बनाने का आंकड़ा जुटा पाती है। अब यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि जिस देश में 6 नेशनल, 57 स्टेट और 2597 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, वहां आखिर एक दल कैसे इतना मजबूत होता चला गया। 43 सीट्स में से 370 सीट्स पर इतनी मजबूती से दावा करने लगा है। वहीं दूसरा सवाल कि आखिर अलग अलग आंदोलनों और जन मुद्दों की राजनीति से निकले क्षेत्रीय दल कैसे हाशिए पर पहुंच गए। अब जरा एक और आंकड़े पर नजर डालते हैं। बीजेपी के पास लोकसभा में 290 तो विधानसभा में 1481 सीटें हैं। अब बात बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर बाकी 4 दलों की करें तो इनके पास लोकसभा में 13 सांसद और विधानसभा में 288 विधायक हैं। और वहीं अगर देश की बात करें तो 57 अन्य रीजनल पार्टियों का आंकड़ा देखें तो इनके पास महज 163 सांसद और 1412 विधायक हैं, तो बीजेपी से भी कम है। इस हालात के बावजूद, इन आंकड़ों के बावजूद, कमजोर होती सियासत के बावजूद और घटते जनाधार के बावजूद इन पार्टियों में एकजुटता नहीं दिख रही, जो आज की जरूरत है। आप जानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन पार्टियों के वजूद और मशीनरी या कहें काम करने के तरीके में छिपी है। आखिर एनडीए कैसे 400 पार को लेकर आश्वस्त है? आखिर बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि 2024 चुनाव में उनकी पार्टी की संख्या 2014 और 19 से भी अधिक होगी? आखिर कैसे बीजेपी 2018 में हार के बाद 2023 में भी हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों पर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है? इसे समझने के लिए जरा हिंदुस्तान के नक्शे को 3 अलग अलग नजरिए से देखते हैं। पहला नक्शा है 1951 लोकसभा चुनाव के नतीजों का। दूसरा नक्शा है 2009 के चुनावी नतीजों का और तीसरा नक्शा है 2019 के चुनावी नतीजों का। इन तीनों नक्शों में भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन साफ साफ आपको नजर आएगा। सबसे पहले बात 1951 टू 52 चुनाव की कर लेते हैं, जिसके नतीजों से साफ है कि उस वक्त देश में वन पार्टी सिस्टम जैसे हालात थे। अब आइए 2009 के नतीजों पर। इस नक्शे का रंग दर्शाता है कि कैसे आजादी के 6 दशक बाद हिंदुस्तान मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ा था। और अब तीसरा नक्शा 2019 का है, यानी ठीक 10 साल के बाद भारत में कैसे फिर से एक नेशनल पार्टी ताकतवर हुई और दौर आया भारत में रीजनल पार्टी के क्राइसिस का। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ये कहती आई है कि रीजनल पार्टी राष्ट्र के मुद्दे जो असली होते हैं उससे भटकाती है, इसलिए देश में राष्ट्र पार्टी ही होनी चाहिए अगर देश हित की बात करें। और आपने उनकी मैकेनिज्म में भी देखा होगा, वो भले ही रीजनल पार्टी से अलायंस करती है, एनडीए अलायंस की बात होती है और बहुत सारे रीजनल पार्टी साथ हैं, वो चुनावी मुद्दा हो सकता है, चुनाव में आगे बढ़ना संगठन, लेकिन सोच यह है कि रीजनल पार्टी नहीं होनी चाहिए,
रीजनल पार्टी राष्ट्र मुद्दों से भटकाती है और धीरे धीरे रीजनल पार्टी जो हाशिए पर आई, कम हुई, उनका जनाधार खत्म हुआ, उसमें बहुत बड़ा हाथ 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का रहा। उनके बड़े नेताओं को भाजपा में विलय कर लेना, उनके संगठन को ले लेना और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर, जैसा हम पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे, जो क्षेत्रीय दल अपने राज्य के लोगों के हित का नारा लेकर मेन स्ट्रीम राजनीति में आए, जिन क्षेत्रीय दलों ने भाषा और स्थानीय हित के लिए अलग राज्य का आंदोलन तक चलाया, आखिर अब जनता ने उन्हें क्यों नकारना शुरू कर दिया। हालांकि ये सब जगह नहीं है, सब जगह ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि केरला में क्षेत्रीय दल अभी हावी हैं, तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल हावी हैं, साउथ में क्षेत्रीय दल हावी हैं, क्योंकि वो अपनी भाषा और अपने तौर तरीकों पर जो वहाँ की जनता उन क्षेत्रीय दलों को चुनती है। लेकिन अगर इन जनरल हम देश की बात करें, क्षेत्रीय दल उस तरीके से अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए। हालांकि 2 राज्य में क्षेत्रीय दल अब भी ताकतवर हैं, लेकिन उनका जनाधार हर चुनाव के साथ कम होता जा रहा है। अब जरा आपको क्षेत्रीय दलों के वोट शेयर के कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। 2009 में जहां क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर 52.6% था, तो वहीं 2014 में ये घटकर 48.6% हो गया। 2019 में इस आंकड़े में और गिरावट आई और क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर 43.2% तक गिर गया। अब देखिए, हम एक एक कर सभी दलों के हालात और उनकी कमजोरी की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि देश में राजनीतिक दलों की शुरुआत हुई कैसे। भारत में रीजनल पार्टियों का उदय सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय असमानता और ताकत के विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर टिका है। 1967 के बाद जब कांग्रेस की पकड़ देश की राजनीति पर कमजोर हुई, तो भारत में एक के बाद एक कई राजनीतिक दल ने विकास किया। इनमें 1949 में डीएमके, जिसका जिक्र हम आज भी करते हैं, और 1972 में एआईडीएमके की स्थापना की गई। और आज इन दोनों ही पार्टियों का अपना एक वर्चस्व अपने इलाके यानी तमिलनाडु में है। वहीं 1920 में बनी शिरोमणि अकाली दल और 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों की भी ताकत बढ़ी। साथ ही पहचान का आधार पर शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियां अस्तित्व में आईं। इतना ही नहीं, जाति के आधार पर सपा, बसपा और राजद का आधार भी रखा गया। वहीं क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का नारा देकर अलग राज्य की मांग करते हुए जेएमएम और बीआरएस जैसी पार्टियों भी मुख्यधारा की राजनीति में आती चली। 1989 में पहली बार कई क्षेत्रीय दलों की मदद से केंद्र में सरकार बनी। 2 दशक तक यही सिलसिला चलता रहा, जिसका नतीजा रहा कि देश में गठबंधन की सरकार चली और जिसका कई मामलों में देश को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके विपरीत एक बात और कही जाती है कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो जनता की बात मानी जाती है, और जब अकेली सरकार किसी पार्टी की होती है और मजबूती से होती है तो अपने हिसाब से करती है। लेकिन कई बार देश हित का मुद्दा इसलिए नहीं हो पाता, जैसे महिला आरक्षण की बात। गठबंधन की सरकार थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी, कुछ नहीं चाहती थी, सरकार गिरने का डर था, इसलिए 27 साल तक महिलाओं को राजनीति में आरक्षण नहीं मिल पाया था। अब सवाल है कि आखिर क्षेत्रीय दल कमजोर क्यों हो रहे हैं। जो हम असली मुद्दा था उस पर आते हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण यह है कि इन दलों का बेस या आधार, दरअसल देश में तकरीबन जितनी भी पार्टियां हैं, सभी की शुरुआत किसी एक चेहरे के साथ हुई। उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, मायावती की बसपा, मुलायम सिंह यादव की सपा, ममता बनर्जी की टीएमसी, जयललिता की एआईडीएमके और शरद यादव की एनसीपी। ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो एक करिश्माई नेतृत्व के साथ शुरू हुई, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे इन नेताओं का करिश्मा घटा, इनका आधार भी घटता चला गया। और ये उदाहरण आपके सामने है। दूसरा फैक्टर है परिवारवाद। आप किसी भी राजनीतिक दल को उठाइए, किसी भी दल में संगठन को चलाने के लिए ऐसा कोई बड़ा पावर काडर नहीं बचा है, ना ही अगली पीढ़ी के लिए किसी काबिल नेता को तैयार किया गया। सिर्फ परिवारवाद चलता रहा। संपत्ति की तरह ही पार्टी की कमान भी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होती चली गई, और जिसका नतीजा ये रहा कि या तो परिवार के बीच ही पार्टी का बंटवारा होता चला गया, या फिर व्यापक लीडरशिप की कमी में पार्टी का पतन शुरू हो गया। और आपके सामने तीसरा फैक्टर, राष्ट्रवादी मुद्दे।
दरअसल आज का युवा वोटर अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ देश से जुड़े मुद्दे के बारे में सोचकर भी वोटिंग करता है। और ये मैं इसलिए दावे से कह सकती हूँ कि उत्तर में हो सकता है ये। जब मैं दक्षिण की तरफ गई तो वहां पर भी मुझे राष्ट्रवाद के मुद्दे हावी दिखे। कर्नाटक हुआ, आंध्रा हुआ, तेलंगाना हुआ, युवाओं में राष्ट्रवाद का मुद्दा नजर आया। स्थानीय मुद्दे एक वक्त में खत्म हो जाते हैं। धारा 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का स्टैंड इस बात का उदाहरण है कि आज का वोटर क्षेत्रीय मुद्दों से अधिक नेशनल इशू के आधार पर वोट डालता है। साथ ही अलग राज्यों की मांग करते हुए जेएमएम और बीआरएस जैसी पार्टियां अस्तित्व में आई, लेकिन इस मांग का पूरा होने के बाद जनता के बीच टिके रहने के लिए इनके पास मजबूत मुद्दे की कमी हो गई। ऐसे में चौथा फैक्टर है सत्ता के लिए समझौता। देश में कई ऐसी रीजनल पार्टियां हैं जो विचारधारा की जगह सत्ता को प्राथमिकता देती आई हैं, जिसका उदाहरण है एक पार्टी से दूसरी पार्टी। इसके लिए छोटे छोटे दल सत्ता के लिए किसी भी पार्टी के साथ चले जाते हैं। इसका नतीजा है कि एक वक्त के बाद इन राजनीतिक दलों पर जनता भरोसा छोड़ देती है, भरोसा करना बंद कर देती है और उनका पतन शुरू हो जाता है। कांग्रेस की स्थापना आज से 138 साल पहले 1885 में हुई थी और आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस के 64 अलग अलग पार्टियां निकली हैं कांग्रेस से। कुछ वापस कांग्रेस में मिल गई, कुछ दल जनता पार्टी के साथ हो गए, तो वहीं कुछ का राजनीतिक वजूद खत्म होता चला गया। हालांकि एनसीपी और टीएमसी जैसी पार्टियां अब भी प्रभावी हैं, लेकिन जब बात एनडीए वर्सेस इंडिया की हुई तो सबको इंडिया के साथ आना पड़ा। अगर भाजपा के साथ नहीं है और एक पार्टी का मुकाबला नहीं हो रहा तो सब साथ आई हैं, शर्तों पर आई हैं, अपनी इच्छाओं पर आई हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बीजेपी के विजय रथ को रोकना, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उनको साथ आना पड़ा। साथ ही ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्या है जो ये सभी दल एक साथ आकर भी नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के खिलाफ एक और बार गठबंधन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन देखते ही देखते वो कुनबा बिखरता चला गया। जहां से शुरू हुआ वहीं से बिखरा पटना। और इतना ही नहीं, सीट शेयरिंग को लेकर जो हालात राज्य दर राज्य बन रहे हैं, हालांकि सीट शेयरिंग एक आसान मुद्दा नहीं है, एनडीए के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना इंडिया गठबंधन के लिए। उससे भी कमजोरी जो है इंडिया गठबंधन की नजर आ रही है। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के मंसूबे साफ नजर आ रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि एक रणनीति का मुद्दा है। बिहार में जेडीयू बीजेपी के साथ आ गई तो आरजेडी के सामने कांग्रेस को झुकना पड़ा। यही हाल महाराष्ट्र में है। शिवसेना उद्धव ने बिना सीट शेयरिंग के ही अपनी लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का तनाव साफ नजर आया। जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं। कांग्रेस या तो अधिकतर राज्यों में कमजोर है या फिर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को मान मुताबिक सीटें नहीं मिल रही। लेकिन इस गठबंधन के साथ जाना कांग्रेस की मजबूरी है। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने हाल ही में कहा कि बीजेपी को सिर्फ क्षेत्रीय दल ही रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश को इस काबिल भी बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो हमेशा से रहा, लेकिन क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षा, करिश्माई नेतृत्व, क्षेत्रीय मुद्दों की वजह से पहले कांग्रेस का एकाधिकार खत्म हुआ और फिर बीजेपी आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि बीजेपी बेशक देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, बेशक कोई भी नेशनल पार्टी इस वक्त उस स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी को चुनौती दे सके, लेकिन रीजनल या क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और यही वजह है जिसका जिक्र मैं पहले कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती रीजनल पार्टी देती है। इसलिए वो रीजनल पार्टीज को धीरे 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 अपने संगठन का विस्तार करते हुए पहले वो सहयोगी दल बनाते हैं, फिर संगठन का विस्तार करते हैं या विलय कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय पार्टियां हैं और बीजेपी के सियासी एकाधिकार के लिए भी खतरा है। अब आप इस मैप से समझिए कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पंजाब में अकाली दल, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा, बिहार में आरजेडी, झारखंड में जेएमएम, बंगाल में टीएमसी, उड़ीसा में बीजेडी और आंध्रा में वाईएसआर, तेलंगाना में बीआरएस
और केरला में लेफ्ट पार्टियां, तमिलनाडु में डीएमके आईडीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं। और इसमें सबसे मुश्किल गढ़ है दक्षिण भारत, इसीलिए दक्षिण मिशन है और इसीलिए नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण के दौरे पर हैं। वजह सीटों में इजाफा। जहां बीजेपी के पास ना तो कोई बड़ा सहयोगी दल है जो जीत की गारंटी दिला सके, ना कोई बड़ा चेहरा है। ये बात अलग है कि घर घर तक, क्योंकि पॉलिटिकल कॉरिडोर की टीम घर घर तक पहुंची 5 राज्यों में। अब हर राज्य में मोदी की योजना, मोदी के काम और तमाम मुद्दों का जिक्र होने लगा है, जो पहले नहीं था। जो मिसिंग लिंक था वो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, चाहे रामपथ के माध्यम से, चाहे लगातार दौरों से स्टैब्लिश कर लिया है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी की पार्टी माना जाता है। ये बात अलग है कि जो लोग अब नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं, क्या वो वोट भाजपा के फेवर में करेंगे, क्या वो वोट में तब्दील होगा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन पहले एक समय था कि वोटर तक बीजेपी पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन अब घर घर तक नरेंद्र मोदी पहुंचने लगे हैं। अब राजनीति संभावनाओं का खेल माना जाता है, लेकिन संभावनाओं का यह समीकरण ना अपने आप बनता है और ना अपने आप बिगड़ता है। संभावनाओं को सच बनाने के लिए राजनीति की बिसात पर अपनी गोटियां फिट की जाती हैं और इस विविधा में फिलहाल बीजेपी सबसे आगे दिखाई देती है और सबसे अलग भी नजर आती है। देशव्यापी पार्टी बनकर बड़ी जीत हासिल करना ही बीजेपी का इकलौता मकसद नहीं है। दक्षिण की दीवार गिराकर बीजेपी जो अपना मजबूत किला बनाना चाहती है, उसके पीछे भविष्य की सोच है। उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत की आबादी कम है, लेकिन वहां निवेश की अपार संभावना है। निवेश यानी रोजगार के मौके, निवेश यानी 2047 के विकसित भारत की आधारशिला। और इसलिए बीजेपी दक्षिण भारत में भी जीत हासिल कर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मजबूरी भी है, क्योंकि दक्षिण भारत की जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरेंगे, जो विदेशी निवेशकों भी अपनी ओर खींचेगा और मोदी का विजन 2047 पूरा हो सकेगा।